1000 गज का ससुराल। आज की कहानी है दिल्ली शहर के चांदनी चौक में रहने वाले बंसल परिवार की। राकेश जी के दादाजी का चांदनी चौक में कपड़ों का पुश्तैनी बिजनेस था। अब वही बिजनेस पिताजी से होते हुए राकेश जी को मिला। अब पुश्तैनी बिजनेस, वो भी चांदनी चौक में, तो बस आगे कुछ कहने की जरूरत है क्या? आप सब तो वैसे इतने समझदार हैं। इतनी पीढ़ियों तक रहते हुए वहां राकेश जी के परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं आई। लेकिन अब समय के साथ साथ परिवार भी बड़ा होता चला गया। 2 बेटे ऋषभ और चिराग की शादी हो जाती है और 2 बहुएं घर में आती है। और फिर जब उनका भी परिवार बढ़ता है, उनके भी बच्चे होते हैं। लेकिन अब चांदनी चौक जैसी जगह में वॉक करने के लिए पार्क और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड कहाँ से होंगे? अरे कहाँ जा रही हो बहू, वो भी इतनी सुबह सुबह? अब यहाँ चांदनी चौक में कौन सा कैंस का रेड कारपेट बिछा हुआ है जो मैं रैंप वॉक के लिए जा रही हूँ? आरव की कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रहती है, इसलिए मैंने इसे ताइक्वांडो का क्लास ज्वाइन करवा दिया है। अच्छा ठीक है, जा छोड़ कर आ। पूनम चली जाती है और हेमा जी बड़बड़ाने लगती है। आजकल की बहुएं तो बस इसी इंतजार में रहती है, कब सास कुछ पूछे और उसकी जुबान बाहर खींच लो। एक हमारा जमाना था। तभी एंट्री होती है छोटी बहू अंकिता की। छोटी बहू अंकिता के तो लटके झटके ही अलग होते हैं। क्या बड़बड़ा रही हो सासू माँ? आखिर कहना क्या चाहती हो? आपकी सासू माँ ने जो आपके ऊपर अत्याचार किए, अब वो हम भी सहन करें क्या? अत्याचार? अरे ये बोलते हुए भी ऊपर वाले से खौफ खाओ बहू। मेरे जैसी सीधी सास तुम्हें अल्लाह दिन का चिराग लेकर घूमोगी ना, तब भी नहीं मिलेगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अंकिता अपना पार्सल रिसीव करने जाती है। तभी ऋषभ वहां आता है। ओह माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। आज की पार्टी में तो बस मैं ही दिखूंगी, जैसे अंधों में काना राजा। अरे फिर से नए कपड़े मंगा लिए? पहले जितने कपड़े हैं उनको तो पहन लो, उनको रखने की जगह नहीं घर में। जैसे ही अलमारी खोलो सारे ऐसे ऊपर गिरते हैं जैसे कह रहे हो मुझे पहनो मुझे पहनो। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, घर ही इतना छोटा है तो। और आपके ये छोटे घर के चक्कर में मैं अपनी इतनी खूबसूरत जवानी बर्बाद थोड़ी ना करूंगी। अब घर छोटा है तो क्या मैं अपने मन जैसे कपड़े भी ना पहनूं? अब मुझे जाने दो, किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। अंकिता इठलाते हुए चली जाती है। अब क्या करे बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी बड़ी बहू चिल्ला रही थी बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। बताओ मुझे क्या किया जा सकता है? हाँ मम्मी, मैं भी ये सब देख रहा हूँ। हाँ, और तो और निखिल का तो रिश्ता भी नहीं हो रहा है। अभी 1-2 दिन में एक और लड़की वाले आने वाले हैं। भगवान करे इस बार बात बन जाए। तभी पीछे से निखिल आता है। अरे मम्मी, भगवान नहीं, अब आप लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो शादी के ख्वाब सजाते सजाते वैसे ही मेरी शादी की एक्सपायरी डेट बहुत पास आ गई है। इसके बाद निखिल गाना गाकर डांस करने लगता है। अरे लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कंवारा कब तक बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, अरे जैसा भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ। 3 दिन बाद निखिल के रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं। घर में बहुत चहल पहल है, सब तैयारी करने में लगे हुए हैं। अंकिता, क्या क्या तैयारी हो गई है? नाश्ता रेडी हो गया है ना सब? हाँ भाभी, बस रेडी है। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। राकेश जी जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। अरे आइए भाई साहब, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? लड़की के मम्मी पापा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तकलीफ का तो क्या कहे भाई साहब, 500 मीटर दूर कार खड़ी करके आया हूँ। बाहर इतना ज़्यादा क्राउड और ट्रैफिक है कि कार तो क्या, हम ही आ गए वही बहुत है। निखिल, हेमा और राकेश जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। लड़की के मम्मी पापा घर के अंदर आते हैं और घर देखने लगते हैं। निखिल मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये इतने गौर से घर देख रहे हैं, मुझे तो डर ही लग रहा है। बहन जी, हमें आपका लड़का तो पसंद आया, आपका बिजनेस भी बढ़िया है, लेकिन आपका घर हमें समझ नहीं आया। एक तो इतने कंजेस्टेड एरिया में आप रहते हैं, ऊपर से इतना छोटा सा घर। माफ़ कीजिएगा, मेरी बेटी का गुजारा यहाँ नहीं हो सकेगा। तब तक पूनम और अंकिता नाश्ता लेकर आती हैं। अरे आपकी 2 बहुएं भी हैं? हम तो निखिल को अकेला ही समझ रहे थे। हाँ, हमें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इस हॉल के जितना तो मेरी बेटी का वॉकिंग वार्डरोब बना हुआ है वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अरे कोई बात नहीं, बनते बनते बन जाएगी, लेकिन आप पहले नाश्ता तो कीजिए। नहीं, हम ऐसे किसी को बिना बात परेशान नहीं करते, चलते हैं हम। संजय और संगीता दोनों उठकर चले जाते हैं। निखिल जोर जोर से रोने लगता है।
अरे 30 का होने में बस कुछ ही महीने बाकी रह गया, उसके बाद कोई लड़की मुझे घास भी नहीं डालेगी मम्मी। अरे तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरी शादी नहीं हुई तो इस दुनिया से इंसानों की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। अरे एक हम थे जो बाप के सामने अगर शादी की बात भी हो रही होती है तो भाग जाते थे, और यह जनाब ऐसा फूट फूट कर रो रहा है जैसे कुछ बड़ा ही अनर्थ हो गया हो। शाम होते राकेश जी घर आते हैं और एकदम से उनका पैर टकराता है। ये क्या है भैया, अब ये यहाँ क्यों लगा दिया? ये तो मेरा बेडरूम है। तभी बड़ी बहू पूनम आती है। क्या हुआ पापा जी, आपने कुछ कहा क्या? हाँ बहू, ये अलमारी यहाँ क्यों लगा दी? मेरे रूम में पहले से ही बच्चों का बास्केटबॉल सेटअप, उनका स्टडी टेबल सब रखा है। अब रूम में 4 कदम भी चलने लायक जगह नहीं बची कि कहीं एसिडिटी बने तो थोड़ा टहल लो भाई। अब क्या करें पापा जी, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और उसके साथ साथ उनका सामान भी बढ़ता जा रहा है। हमारा घर ही इतना छोटा है तो क्या करें। ये बात सही है कि घर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन तुम बहुओं के आने के बाद तो और भी छोटा लगने लगा है। अरे इतने कपड़े, इतने जूते हैं इस घर में कि मिंत्रा और अमेज़ोन वाले तो एक सेल हमारे अकेले घर से ही लॉन्च कर सकते हैं। तभी मिनी भी आ जाती है। पापा, ऋषभ की शादी के टाइम पर मेरा रूम भी भाभी को दे दिया, तब से आज तक मेरा कोई पर्सनल स्पेस ही नहीं है। फिर अंकिता भी आ जाती है। अच्छा दीदी, ये क्या बात हुई भला? भाभी ने आपका रूम ले लिया। वैसे तो आप हर बात का क्रेडिट अपने भाइयों को देती हैं, लेकिन इस बात के लिए भाभी बहुत होशियार है दीदी। तब तक चिराग आ जाता है। अरे मैं भी ना इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से थक गया हूँ। आज ही एक प्रॉपर्टी डीलर मेरे पास आया था, कुछ अच्छे डील्स उसके पास थे। एक दिन टाइम निकाल कर मैं, आप और ऋषभ चलते हैं और कुछ फाइनल करके आते हैं। कुछ दिनों बाद राकेश जी, ऋषभ और चिराग खुश होते हुए घर आते हैं। लो जी भाई, आप सब लोग मिठाई खाओ। डील फाइनल हो गई क्या? हाँ मम्मी, बस अब तो जल्दी से शिफ्ट होने की तैयारी करो आप लोग। उसमें थोड़ा फिनिशिंग वर्क बाकी है, उसके बाद जल्दी हम शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने नया घर लिया कहाँ है? बस यही तो है मेरी समझदार बेटी, जिसने सबसे सही सवाल किया है। बाकी सब तो अपने में लगे हुए हैं। बेटा, हमने घर लिया है नोएडा सेक्टर 126 में। क्या पापा? क्या हुआ दीदी, इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? अरे पापा कह रहे हैं उन्होंने नया घर नोएडा सेक्टर 126 में लिया है। अरे ये तो काफ़ी दूर पड़ेगा पापा जी, लेकिन कोई ना, घर बस बड़ा होना चाहिए। हाँ सही कहा अंकिता ने। अरे तो बताओ हम लोग क्या करें, मर जाए? जितना बड़ा घर तुम लोगों को चाहिए उतना बड़ा घर अब दिल्ली शहर में नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा दूर ही जाना पड़ेगा। अब घर वालों को ये नहीं पता था कि ये नया घर उनके लिए क्या नई मुसीबतें लेकर आएगा। जैसे ही सब जाते हैं सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो घर किसी महल से कम नहीं था। वो था पूरा 1000 गज का ससुराल। ओह माय गॉड अंकिता, जरा घर तो देख, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सही कह रही हो भाभी, इतने बड़े घर का तो मैं सपना भी नहीं देख सकती जितना बड़ा ये घर है। अब सब लग जाते हैं घर की साफ सफाई और सेटिंग में। सब बड़े ही अच्छे से घर को सेट करते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं और नए घर की खुशियां मनाते हैं। अरे चिराग बेटा, इस घर में कुल कितने कमरे हैं? माँ तुम तो यहाँ आकर भी परेशान हो, यहाँ पूरे 15 कमरे हैं। क्या 15 कमरे? लेकिन यहाँ नीचे तो 7 ही कमरे दिख रहे हैं। अरे छोटे, ऊपर देख कर आ, ऊपर भी पूरे 8 रूम है जो कि हमारे ही है। अब तो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा नहीं टिकने वाली थी। अगले दिन सुबह होते ही हेमा अंकिता को 5 बजे जगा देती है। क्या हुआ मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? कल रात को कितना लेट थक कर सोए थे। अरे बहू उठ जा, अभी तक सो रही है। तेरे पापा को 7 बजे दुकान निकलना है। दुकान 7 बजे मतलब? अरे पापा जी तो 9 बजे जाते हैं ना दुकान। अब दुकान पहले के जैसे घर के नीचे नहीं है कि दिन में 6 बार घर आ जाओ। जब ये लोग यहाँ से एक बार में जाएंगे तो साथ ही जाएंगे और एक बार में ही आएंगे, इसलिए ऋषभ को भी जगाओ। अरे भाई 2 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। अंकिता ये सुनकर सदमे में आ जाती है। क्या मम्मी जी, ये क्या कह रही हो आप? तो अब डेली सुबह 5 बजे जागना होगा क्या? और नहीं तो क्या, अब तुम्ही लोगों का घर छोटा पड़ रहा था, ले लो बड़ा घर। मम्मी जी आप ना ये सुबह सुबह ज्ञान मत दीजिए प्लीज़। अंकिता पूनम को जगाने जाती है और उसे भी पूरी बात बताती है। दोनों अनमने मन से किचन में काम कर रही हैं। खाना बनाकर उन्होंने अपने पतियों को विदा कर दिया। अब बारी आती है घर की साफ सफाई की। दोनों बहुएं बैठकर इस पर गहन चर्चा कर रही थी कि कौन कहाँ की सफाई करेगा। मैं झाड़ू मारती जाती हूँ अंकिता, तू पोछा लगाती जा। मान गए भाभी आपको भी,
जब 1000 होशियार स्वर्ग लोग पहुंच गए होंगे ना, तब आपका इस धरती पर अवतार हुआ होगा। अरे कितनी सफाई से आपने बोल दिया कि पोछा लगा। मैं अकेले नहीं लगा रही पोछा। अरे झाड़ू में मेहनत ही क्या लगती है, पोछी में तो पूरा हाथ पैर कमर सब चलाओ। तब तक हेमा जी आ जाती है। अरे तुम दोनों तो ऐसे लड़ रही हो कि तुम दोनों को देखकर टॉम एंड जेरी भी शर्मा जाए। वहां बैठी मिनी जोर जोर से हंसने लगती है। आपको बड़ी हंसी आ रही है दीदी, थोड़ा काम आप भी करा दो। मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा तुम दोनों काम कर लो, मैं यहाँ आसपास मोहल्ले में घूमकर काम वाली का पता करके आती हूँ। यहाँ आपकी चांदनी चौक की तरफ मोहल्ला नहीं है मम्मी जी। अरे कुछ तो ढूंढ कर लाऊंगी ना, और अगर तुम लोगों को कोई परेशानी ना हो रही हो तो रहने देती हूँ। नहीं 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 मम्मी जी। नहीं नहीं ऐसा मत कहो। अब अगले दिन काम करने के लिए बाई घर आती है। मैडम जी आपका घर तो बहुत बड़ा है। हाँ तो घर तो बड़ा ही है। कितने कमरे में सब यहाँ? पूरे 15 कमरे हैं हमारे घर में। अरे बाबा, मैं नहीं कर पाएगी यहाँ 15 कमरा। अरे घर खरीदा है कि पूरी धर्मशाला? इतना बड़ा घर कौन लेता है रे बाबा? अरे इस घर की कीमत तुम क्या जानो शीला आंटी, मुझसे पूछो मुझसे। और ये कहता हुआ बॉल खेलते हुए वो निकल जाता है। अच्छा बताओ कितना लोगे इस घर की साफ सफाई का? नहीं नहीं मेम साहब, मैं करेगी नहीं ना। अरे परेशान क्यों हो रही हो, शुरू तो करो एक बार। ठीक है, कल से आएगी। सुबह 10 बजे आएगी, लेकिन रुपया पूरा 10,000 लेगी मैं मैम साहब। पूनम, हेमा और अंकिता एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। क्या 10,000? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मैं तो एकदम सही बात कर रही है मैम साहब। लगता है आप पढ़ी लिखी नहीं है। अरे जब मैं एक 3 BHK का फ्लैट 2,000 रुपये लेकर साफ सफाई करती है, तो यहाँ तो 15 कमरे है, तो सीधा सा हिसाब 10,000 हुआ कि नहीं मैम साहब? मतलब ये सिर्फ साफ सफाई का, फिर बर्तन का अलग से लोगे क्या? अरे ये भी क्या पूछने वाली बात है मैम साहब? आप लोग ऐसा काई को बात कर रहे ले आए? और मेरे को भी ऐसा देखते हैं जैसे मैं मंगल ग्रह से आई ली है। अच्छा चलो बर्तन रहने दो, तुम कल से साफ सफाई करने आ जाओ पहले। अब अंकिता और पूनम पूरा दिन बर्तन साफ करते करते परेशान हो जाते हैं। शाम होते होते राकेश, ऋषभ, मिनी और चिराग घर आते हैं। मम्मी आज तो कॉलेज जाते जाते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, पूरा 2.5 घंटा लगा मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। आज तो हमारी भी हालत टाइट है। वैसे तो बीच बीच में घर का चक्कर लगा जाते थे, लेकिन सही कह रहे हो भैया आप। तभी किसी के खर्राटे लेने की आवाज़ सुनाई देती है। देखा तो राकेश जी इतना थक गए थे कि वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गए थे। अगले दिन फिर से 5 बजे से वही भागदौड़ शुरू हो जाती है। फिर 10 बजे शीला काम करने आती है और काम करते करते बहुत थक जाती है। पूनम देखती है कि शीला कहीं नहीं दिख रही, काफ़ी देर हो गई है। अंकिता तूने देखा क्या शीला को? नहीं भाभी, मुझे तो काफ़ी देर से दिखी नहीं। अरे ढूंढो उसे, कहाँ गई? सब शीला को ढूंढने लगते हैं। फिर आयशा एक कमरे में जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। वहाँ जाकर सब देखते हैं कि शीला तो ज़मीन पर लेटी हुई है। हेमा जी सर पर हाथ रखती है। अरे शीला उठो, यहाँ क्यों सो गई? क्या हुआ? क्या मैं सो गई ली थी क्या? मैं सो गई ली थी क्या मैम साहब? मेरे को तो पता ही नहीं चला। अभी तो 2 कमरे और बाकी है। अगले घर में बड़ी गहमा गहमी है। घर की सारी औरतें बहुत परेशान हैं क्योंकि घड़ी में 12 बज गए हैं, लेकिन शीला अभी तक नहीं आई। मम्मी पूछ कर आओ ना वो आंटी के यहाँ, जिनके यहाँ से आपने बात करके इसे बुलाया था। हेमा जाती है शीला से बात करने। अरे शीला तुम आई क्यों नहीं आज, क्या हुआ? मैम साहब मैं नहीं आ पाएगी तेरे यहाँ। कल तेरे यहाँ काम करके क्या गई, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द होने लगा। हेमा घर आकर बहुओं को ये बात बताती है। अब दोनों जैसे तैसे करके घर की सफाई करती हैं। शाम होते होते जैसे घर के बाकी लोग घर आते हैं। ऋषभ के पापा सुनो, अब क्या करें, यहाँ तो कोई काम वाली काम करने को तैयार ही नहीं है। अरे अब इस बात की टेंशन भी मैं ही लूँ क्या? हे भगवान, ये घर क्या ले लिया, ऐसा लग रहा है हाथी बांध लिया हो। पापा मेरे पास ना एक बहुत बढ़िया आइडिया है। सब मिलकर डिस्कस करते हैं और प्लान पर अमल किया जाता है। अब 3-4 दिन बाद ही घर में 2 लड़के अपने अपने बैग लिए घर में आते हैं। हाँ जी बेटा जी, आप ना वो ऊपर वाला कोने में रूम है ना, उसमें शिफ्ट हो जाओ। ठीक है आंटी। इतना कहकर वो दोनों लड़के अपना सामान लेकर चले जाते हैं। अगले दिन ही सुबह 4 लड़कियां भी अपना सामान लेकर आ जाती है। अरे वाह, ऋषभ का आइडिया तो बड़ा ही अच्छा है। लो भाई, पहले तो सफाई वाली को पैसे देने पड़ रहे थे, अब उल्टा इन कॉलेज के बच्चों से पैसे कमाओ। ये बढ़िया रहा हेमा जी, क्या कहती हो?
अरे आखिर बेटा किसका है? अब धीरे धीरे घर में 15-16 किराएदार आ जाते हैं। फिर एक दिन रात में एक किराएदार लड़की नीचे आती है और पूनम से नमक मांगती है। भाभी जी, आपके पास थोड़ा नमक होगा क्या? हाँ हाँ, नमक के लिए क्या पूछना? क्या कर रही हो नमक का? वो हम लोग ना मूंगफली खा रहे हैं, बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। आज मैस की छुट्टी थी और आसपास यहाँ कहीं और रेस्टोरेंट भी नहीं है ना पास में। अच्छा अच्छा। अब पूनम के दिमाग में आइडिया आता है और वो हेमा जी और अंकिता से डिस्कस करते हैं और अगले ही दिन से वो तीनों बन जाती हैं बिजनेस वुमन और शुरू हो जाता है उनका टिफ़िन सर्विस का बिजनेस। अब ऊपर रहने वाले सारे बच्चे उन्हीं के यहाँ से टिफ़िन लेकर आराम से रह रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये भी उनके लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आने वाला है। आंटी जी, वो मेरी फ्रेंड को ना आज बहुत तेज़ फीवर है, आज उसको रोटी नहीं खानी है, उसके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं बना देती हूँ। तभी ऊपर से 3 और लोगों की आवाज़ आती है। आंटी जी, हम भी खाएंगे। हेमा टेंशन में आ जाती है कि बाकी सबकी रोटी का क्या होगा। फिर वो सोचती है कि चलो वो रोटियां हम घर पर खा लेंगे। अब धीरे धीरे करके सारे किराएदार मिलकर पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं। भाभी जी, आज वो क्रिकेट मैच आ रहा है, ज़रा टीवी देखने दो। फिर 2 दिन बाद, आंटी जी, आज ना सेट मैक्स पर सूर्यवंशम मूवी आ रही है, लगा लो ना ज़रा, हम भी देख लेंगे। अरे तुम्हें कैसे पता? अरे 365 दिन में से 350 दिन तो वही मूवी आती रहती है। अब उनके पूरे घर में कहीं बर्तन फैले होते हैं, कहीं किराएदार लड़ रहे होते हैं। अरे भाभी जी, इसको बोलो ना ज़रा अपना स्पीकर थोड़ा धीरे चलाए, मेरा कल एग्ज़ाम है। अच्छा, कल तेरा एग्ज़ाम है और अभी मैं जब तेरे रूम के बाहर से निकली तब तो खुद ही मोबाइल चला रही थी। अब इधर पूनम और अंकिता बर्तन साफ कर करके और खाना बना बना कर परेशान थी। उनके अपने बिजनेस एम्पायर के लिए देखे गए सपने चकनाचूर हो गए थे। फिर एक दिन रात को 12 बजे राकेश जी की आंख खुलती है। अरे ये इतनी ज़ोर से गाना कहाँ बज रहा है? वो बाहर निकल कर देखते हैं कि बड़ी तेज़ आवाज़ में साउंड बज रहा है और सारे किराएदार साथ में नाच रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों अंकल जी, आपको नहीं दिख रहा क्या? राकेश जी गुस्से में जाकर स्पीकर बंद कर देते हैं और सबको दूसरे दिन सुबह घर खाली करने को कह देते हैं। अगले दिन सारे किराएदार घर खाली करके चले जाते हैं और फिर सारे घर वाले एक साथ सुकून से बैठते हैं। अब देखो, आज ये घर मुझे घर जैसा लग रहा है। सही कह रहे हो जी, वरना ये तो धर्मशाला ही हो चली थी। हाँ पापा, हमारा तो वही हाल हो गया था, कुएं से निकले और खाई में गिरे। और फिर सब हंसने लगते हैं। सबसे बढ़िया है कुछ कमरे बंद कर दो जिनका कोई यूज़ नहीं है, और बाकी के 5-6 कमरों के लिए कोई बढ़िया सी बाई रख लो।